नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट्स बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखना ताकि सीखने के लिए मिले आपको चीज़ें। लास्ट वीडियो में हमने बात की है मूल अधिकारिता क्या होती है सुप्रीम कोर्ट की, और हमारे उसके बाद अपीलीय अधिकारिता क्या होती है, किस प्रकार से दांडिक मामलों में, क्रिमिनल मामलों में हम लोग या फिर दीवानी मामलों में कैसे अपील हम लोग दायर कर सकते हैं, क्या क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। चाहे आर्टिकल 132 का हो प्रावधान, चाहे आर्टिकल 133 का हो, चाहे आर्टिकल 134 का प्रावधान हो। स्पेशल लीव पिटीशन विशेष याचिका क्या होती है, किन मामलों में जारी की जाती है, उन सभी की बात हमने कंप्लीट की है। लास्ट वीडियो आप लोग देखो, नहीं देखा है तो आपने। आज हम लोग बात करने वाले हैं जैसे निर्णयों की समीक्षा करना, यानी सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णयों के जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, यानी निर्णयों की समीक्षा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। उन वाले मामलों में क्या प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट का, कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, उनकी हम लोग बात करने वाले हैं आज। और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं उन प्रावधानों की, जैसे हम लोग बात करें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी ऐसा मामला सुना दिया गया है या फिर ऐसी विधि बना दी गई है जो संविधान का उल्लंघन करती है, तो उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट उस मामले में भी फैसला सुना सकता है। इस बात को भी आप लोग याद रखना। तो इस प्रकार के प्रावधानों की हम लोग बात करेंगे, तो कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखना। और उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी निर्णय दिया, तो उस निर्णय से संबंधित जो भी मामला है, वो जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया है, तो बाकी अन्य जो न्यायालय हैं उन मामलों में उस निर्णय को देखकर ही क्या सुनाएंगे, फैसला सुनाएंगे। इस कारण से इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, इनक्रिप्शन के रूप में कार्य करता है, अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। और ये प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? आर्टिकल 129 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। इन सभी प्रावधानों की हम लोग बात करेंगे, तो आप लोगों के लिए शर्त क्या है, कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखना। करते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत। इसका स्क्रीनशॉट आपको लेने की ज़रूरत है नहीं, आपके लिए मैं बाद में ये कराऊंगा ही। ध्यान देना, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? निर्णयों की समीक्षा करना, रिव्यू ऑफ द जजमेंट। निर्णयों की समीक्षा करना। इसको बोलते हैं रिव्यू ऑफ द जजमेंट। रिव्यू ऑफ द जजमेंट का मतलब क्या होता है? निर्णयों की समीक्षा करने का मतलब होता क्या है? जैसे किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय सुनाया और वह निर्णय अपेक्षित नहीं है, कैसा नहीं है, सुटेबल नहीं है, तो उसके संबंध में जो भी हमारे पास निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था उस मामले में, उसकी क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? समीक्षा कर सकता है, उसके लिए रिव्यू कर सकता है उस निर्णय को। जैसे हम लोग बात करें बेरूबारी बनाम 1960 का मामला है, जो हमारे पास केशवानंद भारती 1973 के मामले में पूरा एक सिस्टमेटिक वे से समझाने की वहाँ पर कोशिश की गई थी बेरूबारी बनाम 1960 मामले को। किस केस में? केशवानंद भारती 1960 मामले में। और उसके बाद हम वो बात करें एक 1967 का मामला है, उसको भी बेरूबारी बनाम जो केशवानंद भारती बनाम भारत संघ 1973 के मामले में क्या किया गया था, उसको भी परिभाषित किया गया था वापस से।
तो वहाँ पर क्या मतलब होता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया उसके वापस उसके जो भी उसको देख सकता है, रिव्यू कर सकता है उस निर्णय की कि वह निर्णय सही है या फिर नहीं। तो उसके संबंध में कौन सी अधिकारिता होती है, सुप्रीम कोर्ट की निर्णयों की समीक्षा करना। इसका प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो इस बात को आप लोग याद रखना। इसका प्रावधान आर्टिकल 137 इसमें प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा कर सकता है, उनको वापस से देख सकता है। जैसे हम लोग बात करें किस केस में देखा गया था, तो उसको आप लोग याद रखना। बेरूबारी बनाम यहाँ पर बेरूबारी बाद 1960 ऐसा लिखना है यहाँ पर। बेरूबारी बाद 1960 इसका निर्णय कब समीक्षा की गई थी, कब इसको रिव्यू किया गया था। गोलकनाथ बनाम भारत संघ बनाम भारत संघ 1973 के मामले में। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें और कौन सा बाद यहाँ पर गोलकनाथ नहीं, ये केशवानंद भारती है। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग सही करो, केशवानंद भारती बाद वर्सेस भारत संघ। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें जो दूसरा है कि बेरूबारी के बाद हमारे पास कौन सा आता है, गोलकनाथ का मामला आता है। फिर गोलकनाथ बाद 1967, और इसको भी कब बाद में परिभाषित किया गया था, केशवानंद भारती मामले में ही 1973 में। इस बात को आप लोग याद रखना। अब उसके बाद यहाँ पर जैसे हमारे पास के निर्णयों की रिव्यू कर सकता है, समीक्षा कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। एक यहीं पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है उपचारात्मक याचिका का, क्यूरेटिव पिटीशन का। उसको आप लोग यहाँ पर समझ लो। उपचारात्मक याचिका, उपचारात्मक याचिका क्या होती है, इसका मतलब होता है जैसे हमारे पास कोई भी हमें निर्णय कहाँ पर गया, हमारे पास अपील हमें दायर करनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो हमारे पास प्रमाण पत्र होना आवश्यक होता है। हमारे पास प्रमाण पत्र भी नहीं है तो क्या हम लोग अपील दायर नहीं कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होती है, विशेष याचिका, स्पेशल लीव पिटीशन होती है। अब स्पेशल लीव पिटीशन को भी, विशेष याचिका को भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, खारिज कर दिया। तो प्राकृतिक न्याय के अनुसार वहाँ पर उपचारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। ये बात आप लोग याद रखना। जब विशेष याचिका खारिज हो जाती है तो उसके संबंध में कौन सी याचिका दायर की जाती है, उपचारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्ट में ही दायर की जा सकती है। ये कब मामला आया उसकी भी बात करूँगा। जैसे रूपा हुरा वर्सेस दीपक हुरा के नाम से एक केस था, उसमें ये निर्णय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो वहाँ पर क्या प्रावधान मिलता है, विशेष याचिका खारिज हो जाने पर कौन सी याचिका दायर की जाती है, उपचारात्मक याचिका।
ध्यान देना और इसको आप लोग लिखना। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष याचिका खारिज हो जाने पर यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है। और इसको सबसे पहले किस केस में दिया गया था निर्णय, ये प्रावधान किस केस में आया था? तो रूपा हुरा वर्सेस अशोक हुरा है, वहाँ दीपक हुरा मैंने बोल दिया था तो उसके लिए सॉरी, यहाँ पर है अशोक हुरा। और कब दिया गया था? ये 2002 में ये प्रावधान यहाँ पर आया था कि विशेष याचिका भी खारिज हो जाए तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होता है? उपचारात्मक याचिका का होता है। इस बात को आप लोग याद रखना। 2002 में इसे पहली बार दिया गया था, इसे पहली बार दिया गया था। ये बात आप लोग याद रखना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। और जैसे रिव्यू ऑफ द जजमेंट, न्यायिक पुनर्वालोकन क्या होता है, ये याद रखना आप लोग। समीक्षा और अंतर तो मैं बता दूंगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है अंतर बताने के लिए। जैसे रिव्यू ऑफ द जजमेंट में क्या अंतर है और जो हमारे पास जुडिशियल रिव्यू में क्या अंतर होता है निर्णयों की, और जो हमारा प्रावधान है दूसरा निर्णयों की समीक्षा करना, इसमें। और हम लोग बात करें न्यायिक पुनर्वालोकन में अंतर क्या है, उसको तो मैं आपको बता दूंगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, और आप लोग इसको शेयर किया करो सभी के साथ, ताकि हमारे साथ भी क्या हो, बाकी और स्टूडेंट जुड़े। हम लोग कंप्लीट बेसिक से पढ़ते हुए चल रहे हैं, बहुत स्टैंडर्ड लेवल का आप लोग देख ही सकते हो। ध्यान देना, पढ़ाई आपको करनी है ना, इस बात को भी आप लोग मत भूलना। न्यायिक पुनर्वालोकन, पुनर्वालोकन की हम लोग बात करें, इसको बोलते हैं इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू। बहुत आसान है, क्या होता है इसका मतलब? कोई भी विधि बनाई गई, कोई भी कानून बनाया गया और वह संविधान के अनुसार नहीं है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट में क्या की जा सकती है? उसके खिलाफ अपील दायर की जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट उसको देख करके वह यदि लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि संविधान के अनुसार यह नहीं है, तो उसके संबंध में उसको सुप्रीम कोर्ट खारिज कर सकता है। तो ऐसी विधि जो संविधान के अनुसार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर सकता है। इस बात को कहाँ पर दिखाया गया है? इस न्यायिक पुनर्वालोकन में दिखाया गया है या फिर बताया गया है। तो क्या प्रावधान है इसमें? यदि कोई विधि संविधान का उल्लंघन करती है, संविधान का उल्लंघन करती है, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उसे
चुनौती देकर चुनौती दी जा सकती है और विधि संविधान का और विधि यदि संविधान का उल्लंघन करती है, संविधान का उल्लंघन करती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। उस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया जा सकता है, उसको समाप्त किया जा सकता है। इस बात को आप लोग याद रखना। अब हम लोग यहाँ पर बात करें, इसमें कोई अपवाद भी है क्या, तो बिल्कुल अपवाद है। इस बात को आप लोग याद रखना। जो 24 अप्रैल 1973 से संबंधित जो शामिल अनुसूची 9 में प्रावधान थे, 24 अप्रैल 1973 से पहले जितने भी कानून थे 9वीं अनुसूची में शामिल, उनके संबंध में यह प्रावधान लागू नहीं होता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, ऐसी कोई विधि जो संविधान का उल्लंघन नहीं करती है तो उसको भी समाप्त नहीं किया जाएगा। इस बात को भी आप लोग याद रखना। तो क्या है, इसके संबंध में सीमाएं भी दी गई हैं। इसकी सीमाएं और कौन कौन सी हैं सीमाएं, ध्यान देना। पहली सीमा की मैं बात करूं, 24 अप्रैल 1973 से पहले के वे कानून जो अनुसूची 9 में शामिल हैं, अनुसूची 9 में शामिल किए गए थे, तो उनके संबंध में यह प्रावधान, जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान लागू नहीं होता है। इस बात को भी आप लोग याद रखना। दूसरा प्रावधान यहाँ है, ऐसी विधि भी इसमें शामिल नहीं होगी, इसमें शामिल नहीं होगी जो संविधान का उल्लंघन न करती हो। यानी केवल ऐसे प्रावधान इसमें शामिल किए जाएंगे जो संविधान के अनुसार नहीं है, तो उनके संबंध में यह प्रावधान लागू होता है। इस बात को आप लोग याद रखना। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले, जैसे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, तो उसका क्या प्रावधान है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं उस प्रावधान की। और ये इसकी हम लोग बात करें, ये कहाँ पर दिया गया है, किस आर्टिकल में दिया गया है, तो इस बात को आप लोग याद रखना। आर्टिकल 138 में इसका प्रावधान देखने के लिए मिलता है। तो लिखना चाहो तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, इसका प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है। न्यायिक पुनर्वालोकन का प्रावधान देखने के लिए कहाँ मिलता है, आर्टिकल नंबर आप लोग कहाँ पढ़ोगे, आर्टिकल 13 आप लोग पढ़ोगे तो रिव्यू ऑफ द जजमेंट वहाँ पर लिखा हुआ है, उसको आप लोग जा कर के देखना। तो अगले प्रावधान की बात हम लोग करते हैं आर्टिकल 129 की, उसमें क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट।
अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, उच्चतम न्यायालय किस प्रकार हमारा अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में, अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। या फिर अभिलेख न्यायालय सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में, उसमें क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। तो आर्टिकल नंबर 129 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। 129 में जब आप लोग देखोगे तो इसमें प्रावधान दिया गया है, क्या दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में, न्यायालय के रूप में कार्य करता है। क्या प्रावधान है अभिलेख न्यायालय का। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला सुनाया किसी भी मामले से संबंधित, तो जो अन्य न्यायालय होंगे उससे संबंधित सारे के सारे न्यायालय उस विषय से संबंधित उस निर्णय को देखकर ही फैसला सुनाएंगे। ये होता है हमारा अभिलेख न्यायालय। और दूसरे प्रावधान की मैं यहाँ पर बात करूँ तो जितने भी सुप्रीम कोर्ट फैसले सुनाता है तो उनके सभी फैसलों को सुरक्षित रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, उसको बोलते हैं अभिलेख न्यायालय। क्या होता है उसका मतलब कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसले सुनाए जाते हैं उनको सुरक्षित रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, ताकि जो आगे दिए गए प्रावधान हैं, आगे जो कोई मामला आएगा तो वापस पिछले निर्णयों को भी देखा जा सके। तो क्या प्रावधान है, उच्चतम या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों को अभिलेख या फिर रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों को अभिलेख या फिर रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, ताकि आगे आने वाले उससे संबंधित मामलों को, उससे संबंधित मामलों के बारे में निर्णय दिया जा सके। ये कहाँ है, ये अभिलेख न्यायालय का प्रावधान देखने के लिए मिलता है यहाँ पर कि रिकॉर्ड के रूप में उनके निर्णयों को रखा जाएगा। और इसका अर्थ क्या होता है, क्यों ऐसा किया जाता है। तो पहली कंडीशन है ऐसा करने की, अधीनस्थ न्यायालयों के लिए ये सभी निर्णय रेफरेंस नज़ीर, जिनको हम बोलते हैं, देखो, के रूप में होते हैं, के रूप में कार्य करते हैं।
इसका मतलब क्या है, समझो इसको। अधीनस्थ न्यायालय का मतलब है सुप्रीम कोर्ट से जितने निचले न्यायालय हैं, चाहे हाई कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो और बाकी जितने कोर्ट हैं, कोई मामला उस विषय से संबंधित है और उस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला सुना दिया है, तो उसके संबंध में जो अधीनस्थ न्यायालय होंगे, निचले न्यायालय होंगे, उस निर्णय को एक बार देखेंगे जरूर कि क्या फैसला वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया था। इस कारण से रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को। तो रेफरेंस के रूप में कार्य करते हैं, नज़ीर होते हैं या फिर रेफरेंस के रूप में कार्य करते हैं वही सभी निर्णय जो उस मामले से संबंधित हैं। अगले प्रावधान की यहाँ पर बात करें तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना पर न्यायाधीशों को सजा दे सकता है। यानी हम लोग यहाँ पर बात करें क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और अधीनस्थ न्यायालय उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उसका मतलब होता है आपने सुप्रीम कोर्ट का क्या की है, अवमानना की है, कंटेम्प्ट किया है, उसका आप लोग विरोध कर रहे हो। तो उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि उससे संबंधित न्यायाधीश को, उस कोर्ट से संबंधित न्यायाधीश को क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो सज़ा भी दे सकते हैं। इस बात को भी आप लोग याद रखना। यही लाइन यहाँ पर लिखी है, सुप्रीम कोर्ट अब अपनी अवमानना पर न्यायाधीशों को सज़ा दे सकता है। क्या ऐसी सज़ा किसी को दी गई है? तो बिल्कुल दी गई है ऐसी सज़ा। उनके बारे में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कौन से न्यायाधीश हैं वो जिनको ये सज़ा दी गई है। इसके संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश C.S. कर्णन को इस आधार पर दंडित किया गया था ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखना। C.S. कर्णन को इस आधार पर दंडित किया गया था, जो अवमानना थी सुप्रीम कोर्ट की, उसको आप लोग यहाँ पर याद रखना। तो ये प्रावधान कहाँ पर उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, तो वहाँ पर दी जाती है। और अगले प्रावधानों की हम लोग बात करते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता ज्यूरिडिक्शन बढ़ानी है तो संसद के पास ये अधिकार होता है कि सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को वह बढ़ा सकती है। और ये कहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है उसकी भी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। शेयर किया करो आप लोग इसको, है ना, सभी के साथ। बाकी लाइक करना चाहो तो आप लोग कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। बाकी आप लोग पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना है आपको, ताकि कुछ महत्व इसका मिल सके। ऐसा नहीं कि अभी आप लोग लाइक ही करो या फिर वो करो, पढ़ाई आप लोग करो बस।
तो आर्टिकल नंबर 138 जब आप लोग पढ़ोगे, 138 आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट की यदि अधिकारिता को बढ़ाना है तो संसद ऐसा कर सकती है। ध्यान देना, क्या है आर्टिकल 138 में? आर्टिकल 138 सुप्रीम कोर्ट की या उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को संसद बढ़ा सकती है, बढ़ा सकती है। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को कौन बढ़ा सकता है? तो संसद बढ़ा सकती है। और ये कहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है? आर्टिकल 138 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। और आर्टिकल नंबर यहाँ पर 139 को भी आप लोग समझ लो। आर्टिकल 139 में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है? यानी अधिकारिता का मतलब है, जैसे हमारे कुछ अन्य मामले थे, जैसे हम लोग बात करें तो ट्रिब्यूनल मामले 262 से संबंधित आर्टिकल 262 में कि जल संबंधित विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट से हटाकर अन्य मामलों में ट्रिब्यूनल के द्वारा किया जाएगा, ये प्रावधान भी किया जाता है। बट यहाँ पर जो प्रावधान है उसको भी, अधिकारिता को भी बढ़ा सकती है संसद सुप्रीम कोर्ट की, ये भी प्रावधान आर्टिकल 138 के माध्यम से देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल 139 में प्रावधानों की हम लोग बात करें तो आर्टिकल 139 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के संबंध में क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। लेकिन अन्य मामलों में भी रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जा सकती है। ऐसा किसके द्वारा किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सके? तो संसद ऐसा कर सकती है कि मौलिक अधिकारों से अन्य मामलों पर भी सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है संसद। ये बात आप लोग यहाँ याद रखना। आर्टिकल 139 139 में ये प्रावधान देखने के लिए मिलता है। ध्यान देना क्या लिखा हुआ है इसमें प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को संसद मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी करने का आदेश दे सकती है। ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखना। आर्टिकल 139 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल 139A में क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वहाँ पर बात करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग इसको शेयर करिए और पढ़ाई आप लोगों को करनी है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।